ओके, सो आज हमें परक्यूजिट में आगे बढ़ना था। परक्यूजिट से पहले, जैसा कि सबको पता है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन हमेशा देखते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी हम लोग सैलरी हेड पढ़ रहे हैं फर्स्ट, और परक्यूजिट चूंकि इसी हेड में आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जब कंप्यूटेशन हम टैक्सेबल सैलरी करते हैं तो उसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, कमीशन, बोनस, पीरियड ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, सबसे पहले तो ये सब दिखाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम जितने भी अलाउंसेज आपको एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं उसको फिर जोड़ते हैं, वो भी कौन से टैक्सेबल अलाउंसेस। थर्ड नंबर पे बारी आती है परक्यूजिट्स की, और वही परक्यूजिट्स हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% अगर सैलरी एम्प्लॉय को अगर मिलती है तो ऐसे में जो भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% ज़्यादा एम्प्लॉयर करता है वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट टू पीएफ, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, पीएफ पे इंटरेस्ट बन रहा है 9.5% ज़्यादा, तो भी आपकी सैलरी में ऐड होगा। इन पांचों को ऐड करते हैं तो ग्रॉस सैलरी आती है। इसमें डिडक्शन 3 मिलते हैं अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज 1A में, या फिर आइए कई लोग बोलते हैं इसको। इसमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस 16 की क्लॉज 2 के तहत मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो भी मैक्सिमम कितना, 5,000। और अगर आपकी सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से कुछ कटा होगा तो उसको 16 की क्लॉज 3 के तहत आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो 3 डिडक्शन आपको सैलरी में मिलने हैं। इस डिडक्शन को लेस करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से जो आता है उसको हम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी या टैक्सेबल सैलरी कहते हैं। तो परक्यूजिट्स में देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। परक्यूजिट्स में हमने सबसे पहला ये पढ़ा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। इवन द एकोमोडेशन अगर होटल में अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब है तो क्या होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है उसका क्या होता है, कैलकुलेशन उसका कैसे होगा, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट, परक्यूजिट्स को भी अच्छे से समझ लिया था हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने सैम्पल क्वेश्चंस भी लगाए थे। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर है तो उस पर भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बाय एम्प्लॉय, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। साथ ही साथ हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड को भी कवर कर लिया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फ्री क्लब मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्लब की मेंबरशिप दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस केस में वो भी एक तरह की क्या होगी, परक्यूजिट मानी जाएगी। क्या होता है, कंपनी के कई बार होता है कि कंपनी का ही अपना खुद का क्लब होता है और उस क्लब में वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मेंबर बना देता है। अब हो सकता है वो मेंबरशिप जो दे रहा हो उसका उसका कुछ चार्जेस ले रहा हो, कुछ उसकी सैलरी से काट रहा हो, या फिर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या कुछ चार्जेस काट रहा है, दोनों ही केसेस में परक्यूजिट की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। अब देखिए इसमें है क्या, कब टैक्सेबल होगा कब नहीं टैक्सेबल होगा। तो क्लब मेंबरशिप देखिए है क्या, फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर ये कब क्लब मेंबरशिप क्यों दी जा रही है, फॉर ऑफिशियल पर्पस की वजह से, या फिर हो सकता है अदर पर्पस। अगर फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो वो नॉट टैक्सेबल है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल है ही नहीं। अब इसके लिए देखिए 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला नंबर, कंप्लीट डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, कि जो भी खर्चा जो भी हुआ है उसका कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। डेट ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा कंपनी में आज आप एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, तो आपको कई क्लाइंट को एंटरटेन करना पड़ता है, आप उस क्लाइंट को ले जाते हो क्लब में, ठीक है ना। और चूंकि क्लब में इसीलिए कंपनी ने मेंबरशिप दिला रखा है ताकि जो भी क्लाइंट्स हों उन्हें क्लब में ले जा करके एंटरटेन किया करिए, ठीक है। और कहने का मतलब है घूम फिर के बिजनेस बढ़ाइए। तो ये जो आपका जो क्लब मेंबरशिप आपको दिया गया है ये पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ के लिए है, आप अपने घर की फैमिली के लोगों को नहीं लेके जा सकते। लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा, कंप्लीट डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है कि किस डेट में एक्सपेंसेस हुआ, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या था। सेकंड नंबर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी एक सर्टिफिकेट देगा, रिक्वायर्ड दैट अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पस, कि हाँ जितना भी खर्चा इस क्लब में हुआ है एम्प्लॉय द्वारा किया गया है वो किसके लिए था, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए था। डिटेल्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडेंसी required of that is now club membership was required for business purpose। और कंपनी आपको ये बताती है कि भाई देखो जो भी ये मेंबरशिप दिया गया है वो किस लिए है, वो मतलब पूरी तरीके से वो किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है जाहिर सी बात है, अगर ऑफिशियल पर्पस से अगर आपको कोई क्लब की मेंबरशिप दी गई है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से क्या होगा,
वो एक तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं जोड़ने वाला, वो टैक्सेबल है ही नहीं, क्योंकि आपका पर्सनल बेनिफिट कुछ है ही नहीं। अगर आपको उससे कुछ पर्सनल बेनिफिट, देखो परक्यूजिट का मतलब ही होता है पर्सनल बेनिफिट, अगर पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो काहे की परक्यूजिट, है ना। अब देखो यहाँ पे फॉर अदर पर्पस, अगर अदर पर्पस के लिए अगर आपको दे रखा है क्लब मेंबरशिप की, आप जा सकते हो अपनी फैमिली इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। तो एम्प्लॉयर जो भी उसके आपके ऊपर खर्च कर रहा है वो पूरी तरीके से क्या होगा, आपकी सैलरी में ऐड होगा। इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर लेकिन अगर मान लो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फैमिली जो मेंबर वहाँ क्लब पे गई थी और जो भी उसका खर्चा हुआ था करीबन, जो भी मेंबरशिप का जो भी टोटल फीस उस जमा किया गया, कंपनी ने करीबन 40,000 रुपये पे किया है ना। और तो ऐसे में 40,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, लेकिन अगर 40,000 में से 10,000 रुपये तुमसे वसूल लिया गया है तो 30,000 रुपये ही तुम्हारी सैलरी में ऐड की जाएगी एज अ परक्यूजिट। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। बाकी क्लब के बारे में सबको पता है कि नहीं पता, मैं इतना मैं बोलता चला गया, लेकिन क्लब्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। क्लब जैसे आपने अगर गोरखपुर में अगर देखा होगा तो गोरखपुर में है फॉरेस्ट क्लब है, गोरखपुर में और क्या है, नेपाल क्लब है, गोरखपुर क्लब है, इस तरह के बहुत सारे क्लब्स गोरखपुर में भी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इन सब की एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होता है खाने पीने का। बात समझे कि नहीं समझे। तो एक फुल्ली एंटरटेनमेंट की जगह होती है, दैट इज कॉल्ड। yes, और क्लब इस तरह के क्लब में, जैसे मैं अगर फॉरेस्ट क्लब की बात करोगे गोरखपुर में, जैसे फॉरेस्ट क्लब है उसकी मेंबरशिप का ही करीबन लगता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए। तो ये सब मतलब कि अगर मेंबरशिप स्टार्ट करोगे वहाँ पे तो ये सब चार्जेस वहाँ पे देने पड़ते हैं। हाँ ये है कि फिर इसके बाद तुम्हें वहाँ गेम्स का कोई पैसा नहीं देना है। हाँ रेस्टोरेंट में जो खाओगे उसका बस पैसा देना होता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज तुमको मिलती है उस मेंबरशिप के जरिए। समझ गए सब लोग। कहीं कोई दिक्कत किसी को yes, गोरख। sir. अब इस पे नहीं सर, फिटनेस सेंटर होता है, जिम वगैरह होता है, उसको भी हाँ मेंबरशिप हाँ का उसमें काम किया जिम था भी ना, होते हैं। क्लब बिल्कुल सही। मेंबरशिप। हाँ बिल्कुल सही, आप जिम आप जाइए एंजॉय करिए। ठीक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे दे रखा है, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ है इनकी। कंपनी ओन्स अ क्लब, कंपनी का खुद का एक क्लब है, वेयर एम्प्लॉय गेट फ्री यूज, जो से कंपनी का जो एम्प्लॉय है उस क्लब का भी यूज फ्री में कर सकता है। कॉस्ट ऑफ रनिंग द क्लब पर मेंबर के ऊपर उस पर खर्चा कितना आता है उस क्लब का, 2,000 रुपये पर मंथ। एंड फीस चार्ज फ्रॉम मेंबर इज 3,000। बात जरा समझना, कॉस्ट ऑफ रनिंग द क्लब पर मेंबर is 2,000 per month and fees charged from members is 3,000, जबकि तुमसे सिर्फ 3,000 रुपये लिया गया। 2,000 रुपये पर मंथ यानी 12 महीने का 24,000 रुपये, लेकिन तुमसे कितना चार्ज किया गया, 3,000 रुपये, यानी कि तुम्हारी 21,000 रुपये की तो तुम्हें बेनिफिट मिला ना। हाउएवर एम्प्लॉय कैन यूज इट फॉर फ्री, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कंपनी का खर्चा हो रहा है 24,000 रुपये, लेकिन वो आपसे चार्ज कितना कर रहा है, आपकी सैलरी से काट कितना रहा है, 3,000 रुपये। तो 21,000 रुपये की परक्यूजिट है ये क्लब मेंबरशिप की, जो आपकी सैलरी में ऐड होगा। समझ में आया सबको। शिवांगी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये तोरा तोरा क्यों आ रहा है। बताओ, क्लब के बारे में नहीं जानते हो क्या तुम लोग। सर जानते हैं। जैसे याद होगा जीएसटी में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और मेरा एक जिम भी चलता है, तो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई देखो यार तुम हो और बहुत सारे स्टाफ हैं हमारे, मैं कहता हूँ आप सभी को अपना फिटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए, तो आप लोग जाओ उस जिम में मैं आपका मेंबरशिप करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ लेकिन आप लोग जाया कीजिए वहाँ पे, और जो भी उस जिम का है, जिम वाला क्या, जिम का जो भी खर्चा है वो आपको 1 रुपया नहीं देना है, या आपकी सैलरी से मैं इतना बस काटूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2,000 रुपये आपका पर मंथ का होता है, लेकिन मैं आपकी सैलरी से सिर्फ 3,000 रुपये पूरे साल भर का काट रहा हूँ, तो आपके लिए तो फायदा ही है ना। तो बताओ मेंबरशिप लोगे कि नहीं लोगे शिवांगी। लेंगे सर। लोगी, जाओगी जिम में नहीं भैया, लॉकडाउन है इस समय जिम बंद है, ठीक है। कभी तो खुलेगा। हाँ गुड।
तो कहने का मतलब है यही पर्सनल बेनिफिट है आपका, तो ये सैलरी में ऐड होना चाहिए। और वहीं सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है सपोज क्लब फैसिलिटी इज नॉट फ्री एम्प्लॉय। अगर ये पूरी तरीके से फ्री होता है तो 24,000 रुपये सीधे सैलरी में ऐड होता है। सपोज क्लब फैसिलिटी इज नॉट फ्री एम्प्लॉय हैव टू पे अ नॉमिनल चार्जेस ऑफ 500 पर मंथ। अगर 500 रुपये पर मंथ अगर देना पड़ जाता तब बताइए क्या होता है। तो इसमें से 500 लेस कर देते, 1500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी में क्या होता है, ऐड होता। Suppose employee and his wife has joined a health club and they pay 3,000 rupees each. दोनों 3,000 रुपये each, यानी 6,000 रुपये दोनों का जाता है। As per company policy they claim reimbursement of same as of maximum 5,000, और वो claim कितना कर रहे हैं reimbursement के लिए 5,000 रुपये। What is the value of perquisites? अब बताओ इस केस में value of perquisite क्या हुआ। चलिए इधर देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्लब परक्यूजिट्स कितना था, 24,000। अगर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था यानी आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा था, ये तब की बात थी। जब 500 रुपये चार्ज होने लगा तो 2,000 में से 500 हटा दीजिए, यानी 1,500 रुपये 12 मल्टीप्लाई बाई 18,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगी। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 5,000 रुपये पर मंथ आप कंपनी आपको रिम्बर्स कर दे रही है, यानी घूम फिर के आपको क्या मिल रहा है, ये पर्सनल बेनिफिट मिला ना आपको। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 60,000 रुपये एनुअली, दैट इज द कॉस्ट टू कंपनी। और ये खर्चा कौन उठा रहा है, कंपनी उठा रही है। 60,000 रुपये तो आपका खर्चा उठाई ना, आपका पर्सनल बेनिफिट हुआ। और तो ये आपकी सैलरी में ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये एज अ परक्यूजिट है। हो गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस पे देखो 3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आ गया सर। चलिए ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो केस है वही है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय। ठीक, अगर कंपनी कोई मूवेबल एसेट्स आपको देती है यूज करने के लिए, ठीक है, अगर सिर्फ यूज करने के लिए दे रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है। गोरख नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रही सर, पता नहीं। शिवांगी दिख रहा है सर। दिख तो रहा है। दिख रहा है, दिखने लगा सर। हाँ थोड़ा नेट का थोड़ा इशू होगा, कोई इशू नहीं। चलिए अच्छा है, बता देते हैं आप लोग। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय, अगर कंपनी ने अपना कोई मूवेबल एसेट अपने एम्प्लॉय को दिया है यूज करने के लिए तो बिल्कुल ये भी परक्यूजिट मानी जाएगी। लेकिन कुछ पॉइंट हैं, कुछ कंडीशन है जिनको आपको ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी भी मूवेबल एसेट्स होती हैं जो अगर कंपनी आपको देती है यूज करने के लिए तो परक्यूजिट नहीं मानी जाएगी। तो हमें यही दोनों को यहाँ पे क्लियर करना है। This means that assets are owned by company but are being used by employee free of cost. If a company provides movable assets for free use of employee, then rent paid by the company on it, या फिर 10% depreciation of asset is taxable as a perquisites. देखो सिंपल सी चीज है, कंपनी ने जो भी आपको मूवेबल एसेट दिया है वो मूवेबल एसेट हो सकता है कंपनी ने किराए पे लेके दिया हो या फिर खरीद के लेके दिया हो। अगर कंपनी ने वो एसेट, वो मूवेबल एसेट तुम्हें खरीद करके दे रखा है यूज करने के लिए, यानी कंपनी ने खुद खरीदा और फिर आपको यूज करने के लिए दे दिया, तो उस एसेट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकाल लेना। वो 10% मान लो 1 लाख की कोई फर्नीचर ही तुमको दे रखा है, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में घुस जाता है, आप कुछ और ले लो। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर तुमको दिया 30,000 रुपये का यूज करने के लिए, या जनरेटर दिया तुमको 30,000 रुपये का यूज करने के लिए, तो 30,000 का 10% सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी एज अ परक्यूजिट। लेकिन कंपनी सपोज करो उसका रेंट पे करती है, कंपनी उस रेफ्रिजरेटर को किराए पे लेकर फिर आपको दी हुई है और उसका हर महीने 1,000 रुपये रेंट जाता है, तो 12,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो ये तो है सिंपल सा सिचुएशन। हाउएवर इफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइड देन इट इज एग्जेम्प्ट, यानी अगर कंपनी ने तुम्हें लैपटॉप या कंप्यूटर दे रखा है किसके लिए, यूज करने के लिए, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है।
अब सवाल उठता है सर क्यों, ऐसा क्यों? देखो लैपटॉप और कंप्यूटर बिल्कुल मूवेबल एसेट है, लेकिन लैपटॉप एंड कंप्यूटर जो अगर कंपनी ने आपको दिया है तो घूम फिर के उस पे काम कौन सा कर रहे हो, ऑफिस का ही काम कर रहे हो। बात समझे? यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर अगर कंपनी ने आपको दिया तो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज मानी जाती है, ठीक है, और पूरी तरह से ऑफिशियल यूज मानी जाती है, सो इसलिए वो क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। नीचे देखो नोट दिया है, only movable assets are covered in this provision. In case immovable property house used by employee, it is covered in rent-free accommodation. तो यहाँ देखो साफ साफ क्या है, only movable assets are covered in this, सिर्फ movable assets के लिए सब बातें कही जा रही हैं। In case of immovable property, अगर कोई immovable property है, houses used by employee, it is covered in the rent-free accommodation, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसी चीज को एक चार्ट के जरिए हम लोग समझते हैं, यूज ऑफ मोबाइल एसेट बाय एम्प्लॉय। अगर कंपनी ने तुम्हें लैपटॉप एंड कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया, नॉट टैक्सेबल, सैलरी में एड नहीं कुछ होगा, कोई परक्यूजिट नहीं है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अदर के केस में कंपनी ओन सच एसेट, अगर कंपनी का खुद का एसेट है तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज इज टैक्सेबल हो जाएगा। और कंपनी टेक्स सच एसेट ऑन रेंट, अगर किराए पे लेके दी हुई है तो जो भी रेंट कंपनी पे कर रही है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेस कर लेना, अगर कोई भी अमाउंट तुम्हारी सैलरी से रिकवर किया जाएगा, वो जो एसेट तुमको दी गई यूज करने के लिए, उसकी एवज में तुम्हारी सैलरी से मान लो हर महीना 200 या 500 रुपये काटा जा रहा है, तो वो तुम उसकी वैल्यू में से क्या कर लेना, लेस कर लेना। और यहाँ देखो साफ साफ लिख रखा है, अगेन वही नोट दे रखा है, ओनली मूवेबल एसेट्स कवर्ड हियर, सेपरेट सेक्शन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस, जो तो हम लोग ने RFA में पढ़ा हुआ है। ये एक छोटा सा पिक्चर है, इसको जरा ध्यान से जरा सब लोग देखिए। फ्रिंज बेनिफिट, जैसे कई लोग हम मेरे से पूछते हैं फ्रिंज बेनिफिट, तो जाहिर सी बात है परक्यूजिट्स में फ्रिंज बेनिफिट भी आता है। टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स में देखो क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट होता क्या है, जैसे कि हम लोग ने इसको पढ़ा था यहाँ पे जब परक्यूजिट स्टार्ट किया था मैंने। वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो भी किस में आता है, वो परक्यूजिट्स की डेफिनेशन में आता है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो सवाल उठता है, जो हम फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट होता क्या है? तो फ्रिंज बेनिफिट आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा आपको दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और ये माना गया है, ये कंसीडर किया गया है कि ये ज़रूरी है किसके लिए, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे और अच्छे से काम करे, उसके मोटिवेशन के लिए एंड लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए, कंपनी की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी गुडविल बनी रहे उसके सामने ऑन द मार्केट। अब फ्रिंज बेनिफिट में देखो क्या क्या चीज़ें आती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय अपने शेयर्स, कुछ शेयर अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर देता है, कंपनी के खुद के जो शेयर्स होते हैं, मान लो उसका दाम इस समय मार्केट में चल रहा है 500 रुपये पर शेयर, एक शेयर का दाम, तो वो अपने एम्प्लॉय को इसको 200 रुपये में भी दे सकता है, चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है, कि उसी बहाने एम्प्लॉय एक ओनर की तरह बिहेव करे, मतलब उसके पास भी शेयर होगा तो कंपनी की प्रॉफिट का असर उसको भी दिखेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, पीछे हम लोग ने इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ा हुआ है कि अगर कंपनी अगर इंटरेस्ट फ्री लोन देता है ना, तो ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट ही होता है। हायर एजुकेशन असिस्टेंस, अगर हायर एजुकेशन के लिए उसको अगर कोई हेल्प करता है पढ़ाई उसके फीस में या समथिंग में, तो वो भी एक तरह की फ्रिंज बेनिफिट मानी जाती है। कार और कैब फैसिलिटी आपको देता है आने जाने के लिए ऑफिस, है ना, तो ये भी जाहिर सी बात है किस में आता है, ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट में आता है। एक्सेस टू हेल्थ क्लब्स, हेल्थ क्लब हो गया, अभी से क्लब फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, चाहे हेल्थ क्लब हो गया, चाहे जिम क्लब हो गया, चाहे एंटरटेनमेंट क्लब, कोई भी क्लब हो गया, अगर उसमें मेंबरशिप तुम्हारा करा रहा है तो जाहिर सी बात है, या मेडिकल फैसिलिटी तुमको करा रहा है, तो ये सब किस में आता है, ये सब फ्रिंज बेनिफिट में आता है, ठीक है। तो फ्रिंज बेनिफिट भी एक जो शब्द था ना, जो कई लोग को परेशान कर रहा था कि फ्रिंज बेनिफिट में सर क्या क्या आता है, तो ये सब बेसिकली जो है ना, इसमें से आई थिंक 2-3 हम लोग ने पढ़ रखा है,
ठीक है, 2-3 क्या इंटरेस्ट वाला पढ़ा हुआ है, हेल्थ क्लब वाला पढ़ रखा है, क्लब फैसिलिटी मतलब, ठीक है। बाकी अभी कार कैब फैसिलिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। हायर एजुकेशन असिस्टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टॉक ऑप्शन भी मैं कवर करूंगा, तो वो सब फ्रिज बेनिफिट में आते ही चीज ध्यान रखिएगा। किसी को कुछ पूछना है? शिवांगी? नहीं सर। सर जीएसटी के पेपर भेजने वाले थे, आप भेजने? हाँ अभी भेजेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। बेसिकली आज तो तबीयत मेरी जी नहीं सर। सही थी, इसीलिए मैंने मॉर्निंग की क्लासेस ऑफ कर रखी थी, ठीक है। लेकिन फिर अभी थोड़ा ठीक लगा मेरे को अपना हेल्थ, है मैंने कहा सर, चलो मैक्सिमम क्लास लोगों की ले। तबीयत इस समय सही नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे कल मेरी होता भी रहा। खराब। नहीं मेरी तबियत जी जो सर। खराब हो गई उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं।